किसी भी कामयाब बिजनेस के पीछे ना अक्सर कुछ खास लोगों का दिमाग और उनकी मेहनत होती है। उनकी सोच, उनकी लीडरशिप, उनके बनाए हुए रिश्ते वही कंपनी को आगे ले जाते हैं। पर कभी सोचा है, अगर उनमें से कोई एक जो बिजनेस के लिए बेहद ज़रूरी है, अचानक हमारे बीच न रहे तो कंपनी पर क्या बीतेगी? क्या बिक्री एकदम से गिर जाएगी? क्या बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अटक जाएंगे? निवेशकों का भरोसा, बैंक का सपोर्ट, क्या वो सब डामाडोल हो जाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सुनने में मुश्किल लगते हैं, पर हर बिजनेस को इनके बारे में सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए। आज हम इसी मुश्किल से निपटने के एक तरीके पर बात करेंगे। एक ऐसा रास्ता जिससे कंपनियां इस तरह के अचानक आने वाले तूफान से कह सकते हैं खुद को काफी हद तक बचा सकती हैं। बिल्कुल। इसे आमतौर पर की मैन इंश्योरेंस या हिंदी में कहें तो प्रमुख व्यक्ति बीमा कहा जाता है। पर यह सिर्फ एक बीमा पॉलिसी का नाम नहीं है। असल में ये बिजनेस को भविष्य में आने वाली जो अनिश्चितताएं हैं उनसे सुरक्षित रखने की एक सोची समझी रणनीति है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि ये है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये असल में काम कैसे करता है। हाँ, ये जानना तो वाकई जरूरी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये की मैन इंश्योरेंस आखिर होता क्या है? इसे अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझना हो तो। बहुत आसान है। देखिए, ये एक जीवन बीमा पॉलिसी है, लेकिन इसे कोई व्यक्ति अपने लिए नहीं लेता। इसे कंपनी खरीदती है, और खरीदती है अपने उस कर्मचारी या डायरेक्टर या पार्टनर के जीवन पर जिसके बिना कंपनी का चलना शायद मुश्किल हो सकता है। यानी वो इंसान जिसकी मौजूदगी कंपनी के मुनाफे के लिए, कामकाज के लिए या भविष्य के लिए बेहद अहम है। इस पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है ना, वो भी कंपनी ही भरती है। और अगर पॉलिसी की अवधि के दौरान उस प्रमुख व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो बीमा का जो पैसा मिलता है वो सीधा कंपनी के खाते में आता है। तो यहाँ पॉलिसी की मालिक भी कंपनी है और जो लाभार्थी है वो भी कंपनी होती है। अच्छा, तो ये एक तरह का आर्थिक सुरक्षा कवच है जो कंपनी अपने लिए बनाती है, ताकि अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण सदस्य ना रहे तो कंपनी अचानक से पैसों की तंगी में ना आ जाए और अपना कामकाज वो जारी रख सके। ये तो सुनने में काफी समझदारी भरा कदम लगता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत क्यों है? क्या वाकई किसी एक इंसान के न होने से कंपनी पर इतना बड़ा असर पड़ सकता है कि उसे बाकायदा बीमा की जरूरत पड़ जाए? कई बार लगता है कि शायद लोग जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं इस बारे में। ये सोचना आम है, पर यकीन मानिए असर बहुत गहरा और कई बार उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। देखिए, सबसे पहला और सीधा असर तो कमाई पर पड़ता है। सोचिए, अगर वो व्यक्ति कंपनी का टॉप सेल्स पर्सन था या कोई बड़ा क्लाइंट सिर्फ उसी के भरोसे टिका था, उसके न रहने से वो आमदनी, वो रेवेन्यू सीधे सीधे बंद हो सकता है। हाँ, ये तो बड़ा नुकसान है। हाँ, फिर अगर वो किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था, तो उसके जाने से वो प्रोजेक्ट या तो बहुत देर से पूरा होगा या शायद बंद ही करना पड़े। दोनों ही सूरतों में कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और फिर उनकी जगह किसी नए काबिल व्यक्ति को ढूंढना, उसे नौकरी पर रखना, उसे ट्रेनिंग देना, इन सब में भी अच्छा खासा पैसा और वक्त लगता है। ये खर्च भी अचानक आ जाता है। सही बात है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जो शायद तुरंत नजर नहीं आते, जैसे भविष्य में बिजनेस बढ़ाने के मौके जो शायद वही व्यक्ति अपनी योग्यता से ला सकता था, वो मौके हाथ से निकल जाते हैं। कंपनी की साख पर भी असर पड़ता है। हो सकता है बैंक जिन्होंने लोन दिया है या माल सप्लाई करने वाले सप्लायर्स, उनका भरोसा कम हो जाए। वो शायद आगे मदद करने में हिचकिचाएं या अपनी शर्तें और कड़ी कर दें। अच्छा। और कंपनी के अंदर भी माहौल बिगड़ सकता है। बाकी कर्मचारियों में एक डर या अनिश्चितता का भाव आ सकता है। निवेशकों को लग सकता है कि भाई अब कंपनी का भविष्य उतना सुरक्षित नहीं रहा। तो कीमैन इंश्योरेंस इन्हीं सब मुश्किलों से एक साथ निपटने के लिए कंपनी को फौरन एक मुश्त रकम मुहैया कराता है। इससे कंपनी को संभलने का मौका मिलता है, वो जरूरी खर्चे उठा पाती है और बिजनेस बिना रुके चलता रहता है। तो ये सिर्फ पैसों का इंतजाम नहीं है, ये असल में बिजनेस की स्थिरता और निरंतरता बनाए रखने का एक बहुत कारगर तरीका है। जैसे तूफान में नाव को डूबने से बचाने जैसा। ये तो वाकई कई सारे पहलू हैं जिन पर असर पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रमुख व्यक्ति या की पर्सन होता कौन है? क्या कंपनी के हर कर्मचारी को हम प्रमुख मान सकते हैं या इसकी कोई खास पहचान होती है? नहीं, हर कर्मचारी प्रमुख व्यक्ति नहीं माना जाता।
देखिए, ये तमगा सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनके जाने से कंपनी के मुनाफे पर यानी प्रॉफिट पर या उसकी साख गुडविल पर सीधा और बड़ा असर पड़ने का खतरा हो। अच्छा। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो लोग हैं जिनकी जगह भरना कंपनी के लिए या तो आसान नहीं होता या फिर बहुत महंगा साबित हो सकता है। ओके, जैसे कौन? कुछ उदाहरण दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल। मिसाल के तौर पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी या सीईओ जिनकी लीडरशिप और फैसलों पर पूरी कंपनी की दिशा निर्भर करती है, या फिर फाइनेंस डायरेक्टर सीएफओ जो कंपनी के सारे पैसे कौड़ी का हिसाब किताब और मैनेजमेंट देखते हैं। सेल्स या मार्केटिंग के हेड जिनकी वजह से कंपनी को लगातार बिजनेस मिलता है। ये सब तो काफी आम उदाहरण हैं। हाँ, ये तो समझ आता है। इनके अलावा कोई बहुत अहम प्रोजेक्ट मैनेजर जिसके ऊपर कोई बड़ा और जरूरी प्रोजेक्ट चल रहा हो, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर&डी विभाग का कोई खास वैज्ञानिक या इंजीनियर जिसके हुनर या खोज पर कंपनी का कोई नया प्रोडक्ट या तकनीक टिकी हो, कोई आविष्कारक या तकनीकी विशेषज्ञ जिसकी जानकारी कंपनी के लिए बेहद खास और गोपनीय हो। अच्छा, यानी टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी? हाँ, यहाँ तक कि प्रोफेशनल सर्विस देने वाली फर्मों में, जैसे कि कोई बड़ी लॉ फर्म है या कोई मशहूर अस्पताल, तो वहाँ के कोई बहुत सीनियर वकील या नामू डॉक्टर या मुख्य सलाहकार भी प्रमुख व्यक्ति हो सकते हैं। क्योंकि उनकी अपनी एक पहचान होती है, उनका अपना क्लाइंट बेस होता है। तो मूल बात यह है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी गैर मौजूदगी कंपनी को आर्थिक रूप से कमजोर कर दे या उसके कामकाज को ठप कर दे, वो प्रमुख व्यक्ति माना जा सकता है। समझ गया। तो ये पहचानना दरअसल कंपनी की ही जिम्मेदारी है कि उनके लिए कौन इतना अहम है। अच्छा, तो क्या हर तरह की कंपनी, चाहे वो नई स्टार्टअप हो या सालों पुरानी बड़ी कंपनी, क्या सब ये पॉलिसी ले सकती हैं या इसमें भी कुछ नियम और शर्तें हैं? ज्यादातर कंपनियां ले सकती हैं, लेकिन हाँ, बीमा कंपनियां कुछ बातों का ध्यान रखती हैं। कुछ खास तरह की स्थितियों या कंपनियों के लिए ये पॉलिसी लेना मुमकिन नहीं होता या मुश्किल होता है। जैसे कि तरह अगर किसी कंपनी में एक ही शेयर होल्डर के पास मान लीजिए 75% से ज्यादा हिस्सेदारी है, या फिर पति पत्नी और उनके नाबालिग बच्चों को मिलाकर कुल हिस्सेदारी 90% से ज्यादा हो जाती है, तो ऐसी कंपनियों को भी ये पॉलिसी मिलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसके पीछे सोच ये है कि कंपनी का हित कुछ ज्यादा ही सीमित लोगों में केंद्रित है। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। हाँ, एक और अहम शर्त यह है कि जो कंपनियां पिछले लगातार 3 सालों से घाटे में चल रही हों, उन्हें भी बीमा कंपनियां आमतौर पर ये पॉलिसी नहीं देती। वो देखना चाहती हैं कि बिजनेस आर्थिक रूप से स्थिर है या नहीं। ओके। और अगर किसी कंपनी का मुनाफा और टर्नओवर यानी कुल बिक्री लगातार गिर रही हो, तो भी पॉलिसी मिलना मुश्किल हो सकता है। बीमा कंपनियां इसे थोड़ा ज्यादा जोखिम भरा मानती हैं। तो ये कुछ बुनियादी शर्तें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये शर्तें जानना जरूरी था ताकि कंपनियों को पता हो कि वो पात्र हैं या नहीं। अब आते हैं एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल पर, बीमा करवाना कितना चाहिए? मतलब कंपनी को उस प्रमुख व्यक्ति के लिए कितनी रकम का बीमा, सम एश्योर्ड जिसे कहते हैं, वो लेना चाहिए? इसका अंदाजा कैसे लगाया जाता है? कहीं ऐसा ना हो कि जरूरत से कम लें या जरूरत से बहुत ज्यादा। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि सही बीमा राशि चुनना जरूरी है। ये रकम ऐसी होनी चाहिए कि कंपनी की जरूरतें पूरी हो जाए, लेकिन बेवजह बहुत ज्यादा भी ना हो। इसका फैसला कंपनी की आर्थिक सेहत और उस प्रमुख व्यक्ति की कंपनी के लिए अहमियत को देखकर किया जाता है। बीमा कंपनियां आमतौर पर कुछ तरीकों से इसका हिसाब लगाती है। कैसे? क्या तरीके हैं? एक आम तरीका है उस प्रमुख व्यक्ति की जो सालाना तनख्वाह है उसका कुछ गुना लेना। अक्सर ये रकम तनख्वाह के 10 से 12 गुने तक हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी अहम एग्जीक्यूटिव की सालाना सैलरी 25 लाख रुपए है, तो कंपनी शायद 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपए तक का बीमा लेने की सोच सकती है। अच्छा, सैलरी का मल्टीपल? हाँ। दूसरा तरीका कंपनी के पिछले कुछ सालों के औसत मुनाफे मतलब एवरेज नेट प्रॉफिट के आधार पर तय करना है। यह अक्सर मुनाफे का 2 से 3 गुना तक हो सकता है। एक और पैमाना कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट को भी बनाया जा सकता है। बीमा राशि ग्रॉस प्रॉफिट के लगभग 5 गुने तक भी रखी जा सकती है। तो कई ऑप्शन है कैलकुलेशन के? बिल्कुल, बीमा कंपनियां इन तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। साथ ही कंपनी की पूरी वित्तीय रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखती हैं और फिर तय करती हैं कि कितनी बीमा राशि जायज़ है, तर्कसंगत है। मकसद यही होता है कि बीमा की रकम इतनी हो
कि वो प्रमुख व्यक्ति के जाने से होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान की भरपाई कर सके और कंपनी को स्थिर रख सके। ये कोई हवाई आंकड़ा नहीं होता, इसके पीछे ठोस कारण होना चाहिए। ये हिसाब लगाने के तरीके जानना कंपनियों के लिए काफी मददगार रहेगा। अच्छा, एक और पहलू जो बिजनेस हमेशा ध्यान में रखते हैं वो है टैक्स। क्या इस कीमैन इंश्योरेंस में कंपनी को टैक्स में भी कोई छूट या फायदा मिलता है? हाँ बिल्कुल, और ये एक ऐसा पहलू है जो ऐसे कंपनियों के लिए और भी आकर्षक बनाता है। कीमैन इंश्योरेंस के साथ टैक्स के फायदे भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, क्या फायदे हैं? सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि कंपनी जो भी प्रीमियम इस पॉलिसी के लिए भरती है उसे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 37(1) के तहत पूरी तरह से बिजनेस का खर्चा मतलब बिजनेस एक्सपेंस माना जाता है। ओह, यानी प्रॉफिट में से कम कर सकते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि कंपनी इस खर्चे को अपने मुनाफे में से घटा सकती है, जिससे उसका टैक्स का बोझ कम हो जाता है। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि कंपनी जो प्रीमियम कर्मचारी के नाम पर भर रही है उसे उस प्रमुख कर्मचारी की निजी आय में सुविधा यानी परक्विजिट के तौर पर नहीं गिना जाता। मतलब कर्मचारी को टैक्स नहीं देना उस पे? हाँ, यानी उस कर्मचारी को इस प्रीमियम की रकम पर अपनी जेब से कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। ये उसके लिए टैक्स फ्री रहता है। ये भी अच्छा है। और तीसरा पहलू क्लेम से जुड़ा है। जब कभी दुर्भाग्यवश क्लेम की स्थिति आती है और कंपनी को बीमा का पैसा मिलता है तो उस मिली हुई रकम को कंपनी की बिजनेस इनकम यानी व्यापारिक आय माना जाता है और फिर कंपनी को उस आय पर उस साल लागू होने वाले कॉर्पोरेट टैक्स नियमों के हिसाब से टैक्स चुकाना होता है। अच्छा, तो क्लेम अमाउंट टैक्सेबल है कंपनी के लिए? हाँ, उसे बिजनेस इनकम माना जाता है। तो कुल मिलाकर देखें, प्रीमियम भरते समय कंपनी को टैक्स में बचत होती है, कर्मचारी पर कोई टैक्स का बोझ नहीं पड़ता और क्लेम मिलने पर उसे बिजनेस इनकम मानकर टैक्स लगाया जाता है। तो ये जोखिम से सुरक्षा के साथ साथ टैक्स प्लानिंग का भी एक हिस्सा बन सकता है। ये टैक्स वाला फायदा तो वाकई काफी अहम है, खासकर प्रीमियम को खर्चे में दिखाने की छूट। अब एक आखिरी सवाल, पॉलिसी के प्रकार को लेकर, क्या इसके लिए कोई खास तरह के बीमा प्लान बनाए गए हैं या कोई भी जीवन बीमा पॉलिसी कंपनी खरीद सकती है? देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो शायद कई तरह की पॉलिसीज इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन बीमा कंपनियां आमतौर पर इसके लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान ही सुझाती हैं और ज्यादातर यही इस्तेमाल होते हैं। टर्म प्लान यानी जिसमें मैच्योरिटी पर कुछ नहीं मिलता? हाँ बिल्कुल, टर्म प्लान का सीधा मतलब होता है एक निश्चित अवधि के लिए, जैसे 10, 15, 20 साल के लिए जीवन बीमा कवर। अगर उस अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति यानी प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कंपनी को तयशुदा रकम मिल जाती है। अगर पॉलिसी की अवधि पूरी हो जाती है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो आमतौर पर कोई पैसा वापस नहीं मिलता, क्योंकि ये शुद्ध रूप से जोखिम कवर करने वाली पॉलिसी होती है और इसीलिए इसका प्रीमियम भी कम होता है। अच्छा। भारत में जो बड़े जीवन बीमा कंपनियां हैं जैसे कि LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम, वो खास तौर पर ऐसे टर्म प्लान ऑफर करती हैं जिन्हें कंपनियां कीमैन इंश्योरेंस के तौर पे खरीद सकती हैं। उनके पास ऐसे कई प्लान होते हैं जो इन जरूरतों को पूरा करते हैं। कोई उदाहरण, जैसे LIC के कौन से प्लान? उदाहरण के लिए पहले एक प्लान आता था अमोल जीवन, और आजकल जैसे LIC का न्यू जीवन अमर प्लान 955 या शायद टेक टर्म जैसे प्लान्स इसके लिए उपयुक्त हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उदाहरण है। हाँ, वो तो है। हर कंपनी को अपनी जरूरत, अपने बजट और प्रमुख व्यक्ति की उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बीमा कंपनी या किसी अच्छे सलाहकार से बात करके अपने लिए सबसे सही प्लान चुनना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि पॉलिसी कंपनी के नाम पर खरीदी जाए और उसका पैसा मिलने का हक यानी बेनिफिशियरी भी कंपनी का ही हो। तो कुल मिलाकर देखें तो कीमैन इंश्योरेंस सिर्फ एक बीमा पॉलिसी खरीद लेना भर नहीं है। ये तो बिजनेस को एक अप्रत्याशित लेकिन बड़े झटके से बचाने के लिए पहले से किया गया एक इंतजाम है, एक तरह का सुरक्षा कवच है। ये उस मुश्किल घड़ी की तैयारी है जिसके बारे में शायद कोई सोचना नहीं चाहता, पर जिसके आने की आशंका हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा हमने शुरू में बात की थी, ये कंपनियों को अपने सबसे कीमती एसेट, उनके प्रमुख लोग, उनको खोने के बाद जो आर्थिक संकट खड़ा होता है उससे बचाता है। इसके बिना कंपनी की कमाई रुक सकती है, बड़े प्रोजेक्ट्स बंद हो सकते हैं, कर्मचारियों का मनोबल गिर सकता है, निवेशकों का भरोसा टूट सकता है और बिजनेस का आगे बढ़ना ही खतरे में पड़ सकता है।
कीमैन इंश्योरेंस इन सभी जोखिमों को कम करने में सीधी मदद करता है। आज के दौर में जहां बिजनेस चलाना वैसे ही इतना मुश्किल और अनिश्चितताओं से भरा है, वहां ये हर जिम्मेदार कंपनी के लिए, चाहे वो छोटी हो, मंझोली हो या बड़ी, एक बहुत ही समझदारी भरा और ज़रूरी कदम लगता है। खासकर मुझे लगता है छोटे और मध्यम बिजनेस एसएमईज के लिए तो ये और भी ज़रूरी हो सकता है, जहां अक्सर बिजनेस की पूरी गाड़ी कुछ गिने चुने लोगों के कंधों पर ही टिकी होती है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या कंपनियां वाकई वक्त निकालकर ये पहचानती हैं कि उनके असली प्रमुख व्यक्ति कौन-कौन हैं? क्या उन्होंने कभी ये सोचा है कि अगर वो व्यक्ति कल अचानक काम पर ना आ पाए तो उनका प्लान बी क्या होगा? क्या वो उस स्थिति का सामना करने के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से तैयार हैं? इस पर विचार करना हर बिजनेस लीडर के लिए महज बीमा खरीदने से ज्यादा जरूरी है। ये सवाल बिजनेस की नींव की मजबूती से जुड़ा है।